बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जबकि दूसरी जानिब मिगनार वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ ने जो है खुसूसी उस इजलास में शिरकत की है। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत ना पेश कर सके, जबकि केस की समाअत जो है 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने जो है पीटीआई से बिल्ली का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। दूसरी जानिब पीटीआई ये कह रही है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, क्या कहेंगे? देखें जी, वो ज़ाहिर है जो बल्ले का निशान है वो उनका एक इंतखाबी निशान, और ज़ाहिर है कि उनकी जो खान साहब की शख्सियत के हवाले से और उनका जो कैरियर उसके हवाले से बल्ले का निशान अब चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वो सिंगल बेंच, अब इस पर मुख्तलिफ माहिरीन कानून जो है वो बात कर रहे हैं कि ये क्या ये एक हाई कोर्ट फैसला कर सकती थी पूरे पाकिस्तान का, ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन थी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी कि पूरे पाकिस्तान के। तो अब मेरे ख्याल से इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट में होगी, या ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में ही कुछ जो है वो माहिरीन कानून कह रहे हैं कि वहीं पर पेशावर हाई कोर्ट में ही दोबारा एक अपील जा सकती है। और इस पर तो अब ये अब चलेगा इलेक्शंस तक ना, ये चंद रोज़ तक अगले ये अदालत, ट्रिब्यूनल्स, अहलियतें, नाअहलियतें, पेपर्स रिजेक्ट हो गए, बुला लिया गया, ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो जब तक वो हतमी मरहला नहीं आ जाता ना, जहाँ हम देखें कि अभी इलेक्शंस में किस तरह से सबबंदियाँ हो गई हैं, क्या क्या टिकट किसको जारी हो गए हैं, कैसे कम, उस वक्त हम बात कर सकते हैं। ये भी बहुत इसका ये प्री मैच्योर है कि किसी हतमी फैसले तक पहुँचें, क्योंकि दूसरी पार्टियों का भी इत्तेहाद नहीं बन रहा, उनका भी कोई टिकट नहीं इशू हो रहे, उनका भी कोई रंग रूप, कोई सबबंदियाँ, कोई उनके मामला भी नज़र नहीं आ रहे। तो या तो ये होना कि एक पार्टी जो है वो अगर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी पार्टियां उसके नतीजे में वो उनका फिर फ़ाल होना जो है वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि इंतखाब का कोई माहौल तो बने। तो ये है कि वो सवाए इसके कि वो कहते हैं कि अदालत ने, अच्छा फिर अदालत सारा सियासी मामला जो है वो अदालत तक पहुँचा हुआ है, तो ये अदालतों से निकल के सियासी मैदानों में जब आएगा अवाम में, तो फिर उसके बाद एक माहौल बनेगा कि कैसे, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, और उसमें निशान जाना या आना ये पहले हम बहुत देखते रहे हैं। और इसी तरह से असल बात है कि इत्तेहाद किस तरह से होंगे, और इलेक्शंस का सबबंदी कैसे होगी, और टिकट्स इशू कैसे होंगे, कौन किसके मुकाबले पे, उस वक्त इनमें से डिस्कस करेंगे तफसील से। ये फैसले जो कि रोज़ आते रहेंगे, और उनके जो है उस एक लेकिन जो फैसला है ना आज, वैसे तो बहुत सारे आज सारा दिन बात होती रही, लेकिन एक जो अदालत में गया है वो थोड़ा सा खुसूसी मेरी दिलचस्पी है उस केस में। जो वो जो केस है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने वो रिमार्क्स दिए हैं खालिद लांगो इलेक्शन केस की समाअत के दौरान, और उन्होंने कहा कि नैब करप्शन का सहूलतकार है, ये उनके रिमार्क्स थे। अच्छा, मुशीर वज़ाए ख़जाना बलूचिस्तान खालिद लांगो जो हैं वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म ये दिया है कि जब तक सज़ा का फैसला मुअत्तल ना हो उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो खालिद लांगो की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। लेकिन उन्होंने रिमार्क्स दरमियान में ये दिए कि खालिद लांगो के घर से ट्रकों के हिसाब से पकड़े गए थे पैसे, ट्रकों के हिसाब से खालिद लांगो के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपया बरामद हुआ था। 2 अरब, ये वो कैसे मेरे ख्याल से मशीनों पे नोट नहीं गिने जा रहे थे, एक 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए थे, ये अब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। तो सजा सिर्फ 26 माह की सजा दी गई। अच्छा, तो जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने कहा कि जी खालिद लांगो साहब आम इंतखाबात में हिस्सा लेने चाहते हैं, फैसला मुअत्तल किया जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बलूचिस्तान से ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए, आपके मौकल को तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। क्या बलूचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है?
चीफ जस्टिस ने वकील साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि घर से बरामद होने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी ट्रकों पे लाद कर ले जाई गई। ऐसे लोग बलूचिस्तान के दुश्मन हैं। नैब की तारीख में किसी को इतनी कम सजा नहीं हुई। बराह मेहरबानी ये फरमाएं कि बलूचिस्तान के लोगों को, बराह मेहरबानी बलूचिस्तान के लोगों को बख्श दें। क्या नैब आपके मौकल के कंट्रोल में था जो अपील दायर नहीं की गई? बलूचिस्तान में एक सड़क तक नहीं बन सकी, ऐसे लोग ही बलूचिस्तान को खा गए। ये इतने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं उनके। और उन्होंने कहा कि क्या इस शख्स के इतने ताल्लुक आते हैं जो नैब अपील दायर नहीं कर रहा? नैब का कमाल देखें कि ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए और कम सजा के खिलाफ अपील ही दायर नहीं हुई। जो पैसा पकड़ा गया वो कारोबार या जायदाद से नहीं बनाया गया। छोटे छोटे केसेस में तो नैब फौरन अपील दायर कर देता है। नैब करप्शन का सहूलतकार बना हुआ है। यानी जो है वो 2 अरब 24 करोड़ में 26 महीने की सजा काट के बंदा के फिर दोबारा इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, ये हमारी जो इस वक्त भी वो यानी काफ़ी असर है। अब जो भी केस है, लेकिन ये बहरहाल अदालतों का मामला है। लेकिन ये मामले, ये जो रिमार्क्स हैं उनके, और ये जो है वो उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान का पैसा लूट के। अच्छा, एक बात जो है, ज़ाहिर है कि हम तो ये बात कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकते, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को या मुल्क में कभी ये ज़रा कोई चेक करे। एक याद है वो कर्जा माफ़ी स्कीम बनी थी, या ये चेक किया जाए कि पिछले 20 या 25 या 50 या जितने सालों से जो अयूब खान के दौर से कहीं से शुरू कर लें, ये तरक्याती फ़ंड कितने गए हैं लोगों को। और ये हर 4 महीने के बाद एक तरक्याती फंड जारी हो जाता है और उससे वहीं उसी इलाके में एक सड़क बन जाती है, फिर दोबारा जारी होता है, फिर सड़क बन जाती है। वो हर साल तरक्याती फंड जो दिया जाता है, तो वो एक दफ़ा सड़क बन गई तो बन गई। तो लोगों के बच्चे तो जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में। सरकारी स्कूलों के अंदर तो या गरीब का बच्चा जा रहा है, या गरीब का बच्चा सड़क पे घूम रहा है, या ये कि वहाँ पे मवेशी बंधे हुए हैं। सरकारी स्कूल में तो कोई नहीं जा रहा, तो उनका बजट किधर जा रहा है सारा। और इसी तरह ये जो तामीराती बजट है, सड़कें, पुल खा जाते हैं, पैसा नहीं, पुल खा जाते हैं, सड़कें खा जाते हैं यहाँ पे पूरी। तो मसला ये है कि ये मसला तो उन्होंने बलूचिस्तान को उठाया, बिल्कुल ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त। बलूचिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं ना, अगर आप मुझसे पूछें, एक तो वो लापता अफराद को, सबसे बड़ा मसला ये कि बलूचिस्तान को जो पैसा दिया गया वो किधर गया सारा, जो मुंतखब नुमाइंदे। मैं एक एयरपोर्ट पे चंद रोज़ पहले, वहाँ भी जनाब क्या हुआ कि वो PIA की ज़ाहिर है कि कतार बनी हुई थी, तो वो जो टिकट्स वगैरह इशू कर रही थी खातून वहाँ पे, तो एक साहब आगे आ गए। तो उन्होंने कहा जी, बड़े आराम से उन्होंने कहा जी, अच्छा 2-3 लोग ही थे, उन्होंने कहा जी आप पीछे खड़े हो, मैं एक यहाँ पे अभी आपको बोर्डिंग पास बना के दे रही हूँ। इतनी सी बात करने की देर थी, वो साहब जिस तरह उन्होंने बोलना शुरू किया, आपको पता है मैं बलूचिस्तान का सेनेटर हूं, आप एक छोटे सूबों का। अच्छा, एकदम से वो एक रौला पड़ गया, मैं बलूचिस्तान से हूं, आपको पता है सेनेटर हूं बलूचिस्तान का, आप ये छोटे सूबों के साथ। उसने डर डरा के सारे, उन्होंने कहा भाई यहां से निकल। तो मसला ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे आते तो है ना, तो वो क्या करते हैं, वो इस्लामाबाद में बैठ के, यहाँ पे बलूचिस्तान हाउस में बैठ के इस्लामाबाद के बलूचिस्तान के मसले हल करते हैं। और ये एक बलूचिस्तान का इशू नहीं है। ये मुझे बताएं कि ये सिंध का तरक्याती बजट किधर गया, 20, 25, 50, जब से कहाँ गया पैसा। वो कर्जा माफी कमीशन और ये कमीशन, वो कभी कहाँ जाते हैं सारे। और फिर उसके पंजाब का बजट, यानी आखिरी दिनों में जल्दी जल्दी हमारा तरक्याती बजट करवाएं। तरक्याती बजट, तरक्याती कहाँ तरक्की, कौन सी तरक्की, कहाँ पे ये, ठीक है ना। ये तो मतलब अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं, और KP में भी ये हालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात की है ना चीफ जस्टिस साहब ने, ठीक है ना, कि ये पैसा लूट वहाँ आके फिर यहाँ पे जो है ना बैठ के, यानी यानी वहाँ अपने इलाके में नहीं, वहाँ इलाके में वो जो है ना, वो उनको कोई तालीम, कोई शऊर नहीं देना लोगों को, ताकि उनमें शऊर ना जाग जाए, ठीक है, उनको समझना, उनको और वो बजट, उनके तालीम का बजट भी, और जनाब वहाँ पे अपने प्राइवेट अस्पताल भी खड़े करने हैं, वहाँ पर अपने प्राइवेट स्कूल भी खड़े करने हैं, वो सारा। और पैसा जो चाहिए वो ठेकेदारों के अंदर कमीशन। तो मेरा ख्याल है ये जो बात है, इस पे चीफ जस्टिस साहब ने बड़े, इसका मतलब है उनके जहन में ये बातें हैं ना, तभी तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं। और ये पाकिस्तान के, मुझे कि सबसे बड़ा ये मुसीबत है, सबसे बड़ी जो है ना, कि लोगों को
और उन्होंने इसमें जो रिमार्क्स में आखिर में बात की है ना कि छोटे छोटे आदमी के ऊपर ज़रा सा मामला होता है तो आप देखें क्या होता है, और बड़े बड़े जो लोग हैं, अब मुझे बताएं उनको चाकू डाकू चोर ये ना कहा जाए, मतलब मैं किसी शख्सियत को नहीं कह रहा, मतलब जाहिर है वो बात होती है ना कि वो आप कहते हैं जी फलाना आदमी, वो भी लोग नहीं है क्या? वो लोग हैं इस मुल्क जो पैसा खा गए, लोगों की बाइट जायदादें नहीं है, हैं, अगर नहीं है तो बता दें एक दफ़ा कि भाई नहीं है। तो मसला ये है कि ये जो है ना, मुझे तो इसमें, क्योंकि ये इलेक्शन से हटके एक मामला है ना, जो रियासत का मुस्तकिल मामला है कि जी यहाँ पर तरक्याती फंड सारा कहाँ जाता है, ठीक है, और किसने कितनी करप्शन की। आप चाहे तो जवाहर साहब के दौर से शुरू कर लें, उसी वक्त से ज़्यादा शुरू हुई है। भुट्टो साहब पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था गालिबन, तो जवाहर साहब के दौर में ये अफगान जहाद करप्शन और अरब खरबपति हो गए, लोग तो ज़रा चेक करना शुरू करें ना, और फिर तब से शुरू कर लें या उसके बाद से शुरू कर लें, 90 की दहाई से कर लें या मुशर्रफ साहब जब से करना शुरू करें, मगर लोगों को पता तो चले ना ये कर्जा जो बाहर से हम लेते हैं, तरक्याती फंड IMF ने दे, वो किधर गया, ठीक है ना। तो ये कि ये जो है ना मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है। और पिछली हुकूमत में भी कर्जा कमीशन बना था, लेकिन उसके बाद इतना दबाया कि खान साहब ने कहा इसको बंद करो। अच्छा, तो एक तो ये मसला अब देखते हैं कि कहाँ जा रहा है, लेकिन ये इसका मतलब एक चीज़ जैसे सबके दिमाग में, अदालतों के जज साहिबान के जहन में ये बात है कि इस मुल्क का पैसा जो है वो लूटा है लोगों ने। अच्छा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, तो दूसरी जो बात है वो ये है कि, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये इसके क्या असरात सामने आते हैं। उन्होंने भी वैसे वही बात की कि ट्रकों में पैसा जा रहा था, मैं कह रहा ट्रकों में फाइलें भी जा रही थी बहरहाल ये बड़ी। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि कल जो एक बड़ा वाक़या पेश आया है उसके बाद ये मामलात पूरे ख़ित्ते के और पूरी दुनिया के बड़े उलझ गए। दुनिया में इसलिए कह रहा हूँ कि कई फ्रंट्स पे जंग हो रही है, उसको कई जंगें हो रही हैं, उसको समझना और फॉलो करना बड़ा दुश्वार है। पहली बात तो ये है कि जो आज ये बहुत अच्छा हुआ कि उनका एक अफ़गान हुकूमत का एक डेलीगेशन आया हुआ है, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा जलील जलानी साहब से, और हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, और ऐसे कोई मामलात कि वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और ये सारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ पर भी उनसे भी पूछे ना, तो वहाँ पर भी बड़े मामलात उनके लिए भी बड़े पेचीदा हैं। कई ग्रुप्स हैं, कहीं दाइश है, कहीं वो जो है वो तालिबान है, कहीं तहरीक तालिबान है, आपस में मिलते ये छोटे छोटे और ग्रुप्स हैं, तो वो बहुत सारे उनके इशूज़ हैं। लेकिन ये जो चूँकि एक रियासती हुकूमत बनी हुई है तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात बेहतर हों और वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। अच्छा, तो एक तो ये है कि ये बड़ा अच्छा हुआ और अल्लाह करे कि ये प्रोसेस आगे बढ़े। दूसरा जो मामला है वो जो बैरूत में हुआ है, और बैरूत के साथ फिर ईरान में जो कुछ उसको अभी जो थोड़ी देर पहले वाक़या पेश आया। देखिए, ये जो हमास जो है ना, इसकी अगर हम इसका ये गवर्निंग स्ट्रक्चर हम दिखाएं इसका, तो इसका एक ख़ास तंजीमी ढांचा है हमास का, ठीक है। और अगर हम उसको स्क्रीन पे दिखा सकते, अच्छा, उसमें सबसे ऊपर तो पॉलिट ब्यूरो है, ठीक है, पॉलिट ब्यूरो है उसमें, और पॉलिट ब्यूरो के में जो है वो जिसके सरबराह जो है वो इस्माइल हानिया है, ठीक है, जिसके सरबराह पहले 2017 से पहले जो है वो खालिद मिशाल थे। इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करेंगे स्क्रीन पे तो लोग देख पाएंगे। अच्छा, इसमें पहले खालिद मिशाल थे, यहाँ थोड़ा सा होल्ड करेंगे हम। अच्छा, इसमें 15 इसके अरकान हैं, ठीक है ना। इस्माइल हानिया इसको देखते हैं पॉलिट ब्यूरो को। पॉलिट ब्यूरो के नीचे जो है फिर इसकी दो आप समझें कि इसकी शाखें, एक तो ये है कि जो बाहर रहने वाले वफूद हैं, और दूसरा ये है कि उनकी शूरा काउंसिल जो है उसमें कभी 7 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 25 होते हैं, उसमें वो अरकान पॉलिट ब्यूरो को चुनते हैं। तो इस्माइल हानिया सबसे ऊपर है, फिर शूरा इंतखाब करती है पॉलिट ब्यूरो के जो है वो 15 अरकान का, और 15 अरकान के जो सरबराह हैं वो इस्माइल हानिया है। अच्छा, फिर शूरा काउंसिल के नीचे जो है वो इसमें 4 इसकी शाखें हो जाती हैं, यानी 4 इसमें, ठीक है। एक तो वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे के जो मामलात को देखने वाली शख्सियत साहले अल अरूरी।
खालिद अल-अरूरी जो हैं उनको कल निशाना बनाया गया है बैरूत में, यानी जो मगरबी किनारा है, जो वेस्ट बैंक है, उसके जो निगरान थे उनको। अच्छा, जो गजा में देखने वाले हैं वो हैं याहिया सिनवर जो वहां लड़ रहे हैं। अच्छा, जो कैदी हैं उनके जो मामला देखते हैं साहब वो हैं सलामा कतावी, और जो बाकी जो दुनिया में डायस्पोरा में वो खालिद मिशाल देखते हैं जो पहले इस्माइल हानिया की जगह थे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी में जो इसका जो आप समझ लें कि जो मिलिट्री विंग है वो अल-क़स्साम ब्रिगेड इसको कहते हैं, इज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड, उसके जो सरबराह हैं वो ओवरऑल मरवान ईसा हैं, और जो गजा में है वो मोहम्मद दैफ हैं जिनका हम जिक्र कर चुके हैं पहले। अच्छा, ये इनका जो है ये इनका आप समझें कि अच्छा, और फिर एक वजीर आज़म भी हैं, ठीक है, इसाम दालिस, लेकिन ये कि वो उनको ज़ाहिर तस्लीम नहीं किया जाता वज़ीर आज़म, क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी और वो जो झगड़ा सारा हुआ था जिसमें असल में इस्माइल हनिया वहाँ से जीत गए थे बतौर वज़ीर आज़म, और फिर फ़लस्तीनी, बहरहाल उसको आप रहें। तो ये अब ये जो मगरबी किनारा है उसके जो इंचार्ज, ठीक है, उनको निशाना बनाया गया, ठीक है, और उनके साथ जो है वो दो उनके कमांडर्स भी थे हमास के, और उनके साथ जो हैं वो जिनका नाम जो है वो समीर फंदी अबू अमीर और अज़ाम अल अकरा अबू अम्मार, वैसे 5 लोग थे, लेकिन 3 जो हैं वो आप समझ लें कि सिपाही या सोल्जर्स थे, 2 कमांडर्स थे और एक ही उनके यानी ये मेन थे। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि इसमें ये जो मामला है ये सालिया अरूरी जो हैं ये अच्छा, अरूरी जगह है, ये रमल्ला के एक मोहल्ला है, रमल्ला के साथ एक जो मगरबी किनारा वहाँ पे मोहल्ला है। ये हेब्रोन यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके बाद ये जनाब गिरफ़्तार हो गए। गिरफ़्तार होने के बाद इनको 15 साल जेल में रहे, और 15 साल जेल में रहने के बाद वही जब कैदियों का तबादला हुआ 2010 में, तो ये उसमें रिलीज़ हुए, और रिलीज़ होने के बाद जो है ये गज़ा में फिर ये हुआ कि एक उसके बाद सूरत हाल ऐसी बन गई 2010 के बाद मशरिक़ वस्ता की, कि मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, हुकूमतों के लिए भी, इन तंजीमों के लिए भी, और वो हुए जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई। अरब स्प्रिंग शुरू हुई तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर एक तो इसराइल ने इनसे कहा कि रिहा कर दिया, वहाँ पर गज़ा से आप जाएँ, ठीक है जी। जॉर्डन गए, जॉर्डन के अंदर भी इशूज़ थे क्योंकि एक आदमी पॉपुलर थे वहाँ पे और हमास की चले गए वहाँ पे, और ये उन लोगों में से थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये हमास के उन लोगों में से जो महमूद अब्बास के बड़े करीब रहे, यानी महमूद अब्बास का जब झगड़ा भी हुआ वहाँ पे, तो महमूद अब्बास के जो करीबी लोग थे, यानी जो लोग कहते थे कि महमूद अब्बास की और हमास की सुलह हो जानी चाहिए, उनमें सबसे आगे ये थे। तो इसीलिए इनको मगरबी किनारे पर भी इशू, क्योंकि ये इनकी पैदाइश गजा की नहीं थी, ये मगरबी किनारे के थे, या ये सनवर वगैरह चूंकि गजा के थे, ये वहां पैदा हुए थे, तो इनकी ज्यादा, लेकिन ये हमास में थे, लेकिन पैदाइश इनकी फलस्तीन के जो मगरबी किनारा है वहां की थी। तो इसलिए महमूद अब्बास को भी ये पसंद करते थे, और महमूद अब्बास इनकी बात सुनते थे, और ये उनके कायदीन के फतह के कायदीन के बड़े करीब थे और साथ थे, लेकिन हमास में थे, हमास तो गजा में थी। तो बहरहाल इनको फिर ये हुआ कि वहाँ पर बजाय इसके कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो ये वहाँ से निकल के उर्दन चले गए। उर्दन में भी लेकिन ज़्यादा जोर जो है वो हमास का नहीं बल्कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के, उर्दन से, जॉर्डन से भी। फिर ये जो है, क्योंकि खालिद मिशाल उस वक्त जो है, खालिद मिशाल जो कि पोलिट ब्यूरो के सरबराह थे, तो खालिद मिशाल जो है वो दमिश्क में थे। मैंने 2006 में जब खालिद मिशाल को इंटरव्यू किया था ARY के लिए, तो खालिद मिशाल का वो इंटरव्यू जो है वो दमिश्क में हुआ था, और उस वक्त दमिश्क में 2006-7 में ये 7, 8, 9, 10, 11 ये आगे फिर दमिश्क में ही रहे। तो ये जब रिहा हुए 2010 में, तो ये खालिद मिशाल के पास दमिश्क में चले गए। वहाँ ये अरब स्प्रिंग शुरू हो गई। ये अरब स्प्रिंग जो कि ट्यूनीसिया, मिस्र, ये फैलते 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 ये जनाब सीरिया में भी शुरू हो गई। जब शाम में शुरू हुई तो जो हमास थी, वो हमास जो है वो चूंकि एक ख़ास फ़लस्तीनियों की तंजीम है, PLO भी फ़लस्तीनियों, एक ख़ास वो जो है वो फ़लस्तीनियों की तंजीम है। अब हुआ ये कि वहाँ पर अरब स्प्रिंग शुरू हुई, तो वहाँ पर जो यरमूक का एक कैंप है, बहुत बड़ा था, अब तो नहीं है। यरमूक का, लोगों को शायद याद हो, यरमूक का एक कैंप था बहुत बड़ा, उस ज़माने में तस्वीरें आती थीं
कि वो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी वहाँ पर मतलब है कि 1900 कोई मेरे ख्याल से 57 में यहाँ पर ये कैंप बना था, और ये यरमुक का जो कैंप है ये बहुत बड़ा कैंप था, और यहाँ फ़लस्तीनी सारे रहते थे। लेकिन हुआ और उनकी जो फ़लस्तीनियों की जो हाफिज़ुल असद और उनके साथ एक बड़ा पैचअप हुआ था बड़े तरीके से हमारे। लेकिन जब ये अपराइजिंग हुई तो जो हंगामे शुरू हुए सीरिया में, तो उसमें ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो हंगामे शुरू हुए वो फ़लस्तीनी कैंपों से शुरू हो गए। फ़लस्तीनी उसमें खड़े हो गए बशारुल असद के ख़िलाफ़। अब बशारुल असद के खिलाफ खड़े हुए, और साथ ही जो इस्माइल हानिया हैं उन्होंने भी और बाकी लोगों ने भी मिस्र में भी, यहाँ पर भी, बाकी जगहों पर भी ये जो लोग सड़कों पे निकले हुए थे उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। अब जनाब क्या हुआ कि उसके बाद वो सीरियन जो आर्मी थी उन्होंने बॉम्बिंग की, और यहाँ पे खूब, यहाँ पे यरमुक का कैंप जो था उस पर काफ़ी लोगों के जहनों में वो पिक्चर्स होंगी यरमुक कैंप पे बमबारी और ये सारा। तो यहाँ से सीरिया से बहुत सारे लोग दमिश्क से चले गए लिबनान, फ़लस्तीनी। अच्छा, लिबनान के अंदर जो है ना वो इशू ये हो गया कि जब मैं उसके बाद लिबनान गया तो पहले तो ये हुआ कि हमारे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहा है सीरिया के अंदर, तो पहले तो उन्होंने वेलकम कहने शुरू किया। फिर फ़लस्तीनियों ने वहाँ पर जो साबरा, शतीला और बाकी कैंप्स हैं उन्होंने कहा कि या तो हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो ये यरमूक के से वहाँ 1,60,000 के जो महाजरीन वो यहाँ वहाँ से यहाँ कैसे आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक टर्मोइल होना शुरू हो गया कि वो रिश्तेदार, कई लोग थे ना कि इधर से आराम से परमिशन ली, लेबनान से वो चले गए, जनाब बैरूत से डेमास्कस रोड जा रही है चले गए, मिलके वापस आ गए, फैमिलीज इस तरह इंटरेक्ट करती रहती थी, फ़लस्तीनी फैमिली आपस में आना जाना मिलना जुलना। लेकिन जो कैंप ही ख़त्म हो गया, तबाह हो गया सारा कैंप, तो सारा लोड जो है लेबनान पे आ गया, और यहाँ पर एक नया क्राइसिस पैदा हुआ। जो लोग लेबनान आते जाते रहे हैं इन दिनों में उनको पता होगा कि वहाँ पर मतलब है कि बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया इन फ़लस्तीनी जो हमास और जो लड़ाई हुई बशारुल असद की। अच्छा, उसके बाद खैर ये हुआ कि उसके बाद वो जो है वो जब ये शुरू हुआ मामला, तो खालिद मिशाल दमिश्क में थे, तो खालिद मिशाल जो है वो भी फिर दमिश्क से वो भी निकल गए, और खालिद मिशाल जो है वो दमिश्क से निकल के फिर मुख्तलिफ जगहों पे आए, फिर इस्तांबुल, तो तुर्की में चले गए, कुछ तुर्की में कुछ अर्सा क़याम किया, ये भी उनके साथ ही जाके तुर्की में क़याम पज़ीर हो गए। ये दरमियान में इंडोनेशिया, मलाइशिया, इधर उधर की कोशिश की इन्होंने जाने की, लेकिन ये कि अल्टीमेटली ये तुर्की और तुर्की के साथ साथ लेबनान, यानी ये कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल था, यानी जो इनके मातहत इलाका था वो था जो मगरबी किनारा है, ये मगरबी किनारे में हमास के इंचार्ज थे। लेकिन इनका क़याम बैरूत, तुर्की और बाहर होता था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे महमूद अब्बास के साथ हमास का कोई मसला ना खड़ा हो। तो एक बड़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। महमूद अब्बास इनसे कहते थे कि आप यहाँ ना आए, तो फिर ये नहीं आते थे, कहते थे कि मैं बाहर ही ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो इसीलिए हमास बहुत ज़्यादा फाल नहीं होती थी। मतलब एक खामोश अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनी हुई थी कि कभी हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की आपस में लड़ाई नहीं हुई मगरबी किनारे में, क्योंकि वो वहाँ पे इंचार्ज हमास ने एक ऐसी शख्सियत को बनाया जो महमूद अब्बास के करीब थे, तो एक तरह से खामोश सुलह भी हो गई। अब जनाब क्या हुआ कि ये जो हैं ये, लेकिन ये उसके बाद 2014 में ये कहा गया कि ये 3 लोगों का जो कत्ल हुआ है उसमें इनका हाथ है, और उससे पहले भी काफ़ी, और ये 7 अक्टूबर के मामले में ये वांटेड, और अच्छा अमेरिका ने उसके बाद अगर हम दिखाएं तो 5 मिलियन जो है वो उन्होंने डॉलर्स इनके सर की कीमत रखी हुई थी, और वो जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर इनका पूरा 5 मिलियन डॉलर्स जो है वो इनके रखे हुए थे, इनके सर की कीमत रखी हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो जो है वो ये कल इनको वहाँ पे निशाना बनाया गया, शहीद हो गए। अच्छा, और उसमें अब तरीका ये है कि ये वही बात है कि जो इसराइल काफ़ी दिनों से कह रहा था कि जहाँ पर भी दुनिया में लोग होंगे हम उन्हें निशाना बनाएंगे, और चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो। अब इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन हर एक को पता है कि इसराइल ने की है, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन अब इंतज़ार हो रहा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब किस वक्त होता है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उनके खिताब का इंतज़ार हो रहा है। मैंने वहाँ चेक किया कि क्या खिताब आज होगा, तो जो आखिरी इतलात थी उन्होंने कहा जी खिताब कुछ देर में होगा, थोड़ा सा डिले शायद हो जाए, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे।
अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये, क्योंकि अभी तक तो हिजबुल्लाह और जो इसराइल की फौज है उनकी लेबनान की सरहदों पे झड़पें हो रही थी काफ़ी दिनों से, और वो जंग एक्सीलेट नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये बैरूत में हुआ है। बैरूत जो है वो बैरूत यानी लेबनान के दारुल हुकूमत में और उसके मुज़ाफ़ात में, ये दाहिया का इलाका है जहाँ पे हिजबुल्लाह का ज़्यादा होल्ड है। तो वहाँ जो रोड जाती है दाहिया की तरफ, वहाँ पे एक अपार्टमेंट के ऊपर ये स्ट्राइक हुई है। अच्छा, और अब इसमें सवाल ये है कि इसमें जो रिएक्शन होगा क्या वो हिजबुल्लाह का होगा या वो लेबनान का होगा? यानी लेबनान आर्मी भी तो है ना, तो लेबनान के वजीर आज़म और लेबनान के स्पीकर जो है, लेबनान की हुकूमत इसके ऊपर रिटेलिएट करेगी या हिजबुल्लाह करेगी? पहली बात तो ये एक सवाल पैदा हो रहा है। दूसरी बात ये कि फौरी तौर पे वो इसका जवाब देंगे तो ये जंग बढ़ के बहुत पूरे खत्ते को अपने लपेटे में ले सकती है। उसकी वजह ये है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि शाम जो है इस वक्त, अब आप ये देखें कि शाम और हमास इस वक्त एक पेज पे हैं। पिछले साल 2022 यानी पिछले से पिछले साल 2022 में हमास का पूरा डेलीगेशन गया था और उन्होंने जाके मुलाकात की थी बशारुल असद से। तो हमास और बशारुल असद जो हैं उनके ताल्लुकात वो अरब स्प्रिंग के दौरान जो ख़राब हो गए थे वो बहुत बहाल और बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। और उसमें जो है वो हुआ क्या कि ये यरमूक कैंप को जब तबाह कर दिया, तो यरमूक कैंप को तबाह करने वाला इसराइल, उन्होंने सीरिया ने कहा कि या तो फ़लस्तीन निकल गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब जो खाली कैंप था तो फ़लस्तीनी तो चले गए वहां से, लेकिन वहां पर कब्जा कर लिया दाइश ने। एक नई मुसीबत गले पड़ गई बशारुल असद साहब के, वो दाइश ने कब्जा कर लिया यरमूक कैंप के ऊपर। और यरमूक में इतनी 2015 में जो सबसे ज्यादा यानी जो तस्वीर आती थी ना कि वो सर कलम हो रहा है, वो यरमूक कैंप के ऊपर दाइश आ गई। अब जनाब वो शाम की फौज उनसे लड़ रही है दाइश से, और पता चला कि तो फिर उसके बाद जो 2015 जो उस वक्त जो दाइश को वहां से अगर किसी ने निकाला है मार के, तो वो उसमें रशियंस का हाथ है बहुत बड़ा हाथ है रशियंस का। तो रशियन ने कहा आप यहाँ से निकल जाए, दूसरे इलाके में चले गए। दूसरे इलाके में कुछ को उन्होंने मार दिया, कुछ को आप हथियार डालें, और दूसरे इलाके में दूसरे दाइश वाले एक्टिव हो गए, फिर उनको वहां जाके मारा। बहरहाल तो इशू ये हुआ कि ये 2022 में हमास के लोग गए और बशारुल असद से ताल्लुकात बहाल हो गए। इसीलिए इस वक्त एक फ्रंट तो लेबनान का है। देखना ये कि सैयद हसनुल्लाह अच्छा क्या फौरी रिएक्ट करते हैं या रुक जाते हैं, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी के ऊपर ईरान ने फौरन रिएक्ट नहीं किया था और वेट किया। उसके बाद 3-4 साल बाद आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जगह पे ईरान, चाहे वो शाम हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो गज़ा या मगरबी किनारा हो, आपको लेबनान या हूतीज़ हो, आपको लेबनान एक्टिव नज़र आ रहा है। लेकिन ईरान ने फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं किया। जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी आज बरसी के मौके पे ईरान में एक वाक़या पेश आया, उसमें बाद में बात करता हूँ। अब देखना ये है कि सैयद हसन नसरुल्लाह क्या फौरी रिएक्ट करेंगे या वेट करेंगे। एक तो ये ना कि फौरी तौर पे रिएक्शन होगा तो फौरी तौर पे लेकिन इस वक्त चूँकि सफारत खाने वहाँ पे खुले हुए हैं, लोग मौजूद हैं। एंथनी ब्लिंकन जो हैं, जिन्होंने इस हफ्ते आना था, उन्होंने शायद अपना दौरा मुलतवी किया है, वो शायद अगले हफ्ते आएंगे। अगले हफ्ते आने तक क्या सूरत हाल होगी, क्या मामलात किस रुख पे जाएंगे, हम नहीं जानते अभी, ठीक है। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि सैयद हसनुल्लाह उसमें क्या ऐलान करते हैं। अच्छा, उसी के साथ दूसरा वाक़या जो पेश आया वो पेश आया ईरान में। और ईरान में ये हुआ कि आज चूँकि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी आ रही है, तो उनकी बरसी करमान शहर जो है वहाँ पर, अच्छा अब जो ब्लास्ट हुए तो वो जो ब्लास्ट हैं उसमें ये पहले तो बात आई कि दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन उसके साथ ही फिर दूसरी इतलात ये भी आ रही हैं। अभी मुसद्दिका इतलात आने तक हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या ये कोई हादसा है कि किसी ने कहा गैस सिलेंडर्स जा रहे हैं या कोई बॉम्बिंग्स हुई हैं। अब तक तादाद जो है वहाँ पे जो शोधा हैं उनकी तादाद 103 से 110 तक बताई जा रही है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। लेकिन ये है कि ये अब देखना ये है कि क्या ये इसकी अल्टीमेटली इसमें क्या वहाँ से रिपोर्ट आती है। क्या दहशतगर्दी की बात ईरान करता है या ईरान ये इसमें जो है ये हादसा है, यानी कोई धमाके, कोई गैस सिलेंडर्स हैं या कुछ और है। तो ये अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी तौर पे ईरान से क्या बात सामने आती है।
अच्छा, लेकिन उसमें इशू ये है सारा कि ये जो जंग है, अच्छा हुतीज़ ने आज फिर अटैक किया, अब ज़ाहिर है हुतीज़ भी उधर इंतज़ार कर रहे हैं, उधर वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये पूरा खित्ता इतना अदम इस्तेकाम का शिकार होगा। आप यकीन करें अगर ये जंग फैल गई, पहले तो सिर्फ वो जंग थी ना जो इसराइल और पहले से पहले लिबनान और इसराइल की जंग होती थी, या कभी शाम और इसराइल की जंग होती थी, या कभी मिस्र और इसराइल की। ये इस जंग का जो इस वक्त जो इसका आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा इसका चेस बोर्ड है, ठीक है। और कल ही खबर आ रही थी कि तुर्की, ये चूंकि तुर्की में रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत करीब थे तुर्की की क़यादत के भी। और जब इन्होंने जाना था, यानी एक वक्त ऐसा आया कि तुर्की के ताल्लुकात इसराइल से थोड़ी सी बहाल होने की बात चली, तो उस वक्त तुर्की ने इनको एतमाद में लिया। खालिद मिशाल भी थे उस मीटिंग में। इन्होंने कहा कि यहाँ थोड़े दिनों के लिए, तो लेकिन ये अल्टीमेटली आते जाते तुर्की में रहते थे। हमास के लीडर्स वहाँ रहते थे तुर्की में, और बड़ी तुर्की ने इवन उनके कहा जाता है कि नेशनलिटीज़ वगैरह भी थी। लेकिन बस, और जो तैयब एर्दोगन है, उन्होंने तो कहा हिटलर है नेतन्याहू, उन्होंने तो बस सख्त बयान दिया। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी सरजमीन पहले ही पकड़ लिया। और फिर जब ये मामला चला तो उन्होंने फिर बताया कि जी एक मोसाद के लोग जो हैं वो एक स्टूडेंट को यहाँ पर जो कि कंप्यूटर का काम करता था, हमने डिस्कस भी किया था, और वो जो इंडोनेशिया चला गया उसको वहाँ मारने की कोशिश भी, और हमने उनकी हुकूमत से कहा कि वो पकड़ो, वो उसको किसी जगह टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ से टॉर्चर कर छुड़ाया जाके उनके लोगों ने। तो ये बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो खामोशी से इन सालों में होते रहे हैं। हर शख्स हर एक को जानता है। मशरिक़ वस्ता की ये जो है ना, ये इन जगहों की खूबी है कि हर शख्स दूसरे को जानता है, और वहाँ पर ये भी पता होता है कि ये आदमी जो है ये कितने में बिकेगा, कितने मुखबरी करेगा, क्या होगा। हर एक पे शक होता है, हर एक पे वो पहले ही माजरत कर लेते हैं कि आप पे शक है, आपकी चीज़ पकड़ी गई है, और मसला ये है कि अगर आप बेगुनाह हैं और ये हैं वो आप कबूल कर लें, वरना ये है कि हम गोली मार रहे हैं, अगर आप बेगुनाह हैं तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारा मामला। तो इस तरह करके वो ज़्यादा बात ही नहीं होती मुखबरी। और तो वहाँ जो भी मुखबरी करता है किसी के लिए, किसी भी साइड के लिए, तो वो आप समझ लें कि वो तैयार होता है इस बात के लिए कि मेरा उसके बाद पता नहीं क्या बनना है, तो ना मेरा आउट होना ही होना है, ठीक है। तो मुझे कहाँ पनाह मिलेगी दुनिया में, क्या वो एक अजीब जो है ना, उससे तक मसला चलता रहता है। तो अब यह है कि ये तो एक तो ये मामला कि ये जंग जो है ये क्या कैसे रिस्पॉन्ड लेबनान करेगा। देखिए लेबनान के रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये, पहले जो हुआ था ना मामला, पहले मामला इस तरह से हुआ था कि वो हिजबुल्लाह और आप समझ लें कि हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग थी, जिसमें वो लेबनान की जंग नहीं थी, ये जो जंग 2006 वाली थी। और उसमें भी जो है वो इसराइल के लिए मसला बन गया था, पूरी अरब वर्ल्ड हिजबुल्लाह। और अब इशू ये, लेकिन उस वक्त सीरिया, आपको याद होगा रफ़ीक हरेरी का इशू, और सीरिया विड्रॉ कर गया था, इशू चल रहा है। अब वो इशू नहीं, अब सीरिया बिल्कुल एक पेज पे है। अब सवाल ये है कि सीरिया में भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। सीरिया जो है वो दमास्कस के आसपास स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसराइल की स्ट्राइक्स हो रही हैं। इसराइल अब ये नेतन्याहू क्या जंग को फैलाना चाह रहे हैं इस वक्त कि वो भाई दमास्कस से तो कुछ नहीं हो रहा ना, वो दमास्कस पे भी, वहाँ पर भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अच्छा वो रोक रहे हैं वहाँ पे, वो भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि बशारुल असद को सऊदी अरेबिया अरब लीग मिला है। बशारुल असद ये लेबनान अरब लीग के अंदर है, ये अरब लीग का हिस्सा है। और इन तमाम दिनों में ये अरब लीग के जो इजलास होते रहे, OIC अरब लीग, उसमें बशारुल असद भी फाल रहे हैं, और उसमें लेबनान की क़यादत भी फाल रही है, उसमें इराक की क़यादत भी फाल रही है, उसमें ईरान की क़यादत अरब लीग में नहीं OIC में, और वैसे उसे हटके, और तुर्की फाल रहा है। तो मसला ये है, और इजिप्ट में तो ये मुज़ाकरात हो रहे थे, ये मामला अगर इजिप्ट में हो जाता, ये अटैक अगर इजिप्ट में कर देता, कतर में कर देते, तो दुनिया इस बिल्कुल किसी और धाने भी जा चुकी होती, क्योंकि वहाँ पर सेंटकॉम है। तो बात यह है कि, और वो नेटो का रुकन है जो, और आर्टिकल 5 नेटो के किसी मुल्क पे अगर अटैक होगा तो तमाम नेटो के ममालिक पे अटैक समझा जाएगा। अगर आप टर्की की सॉइल पे कोई अटैक करते हैं तो टर्की इन्वोक कर सकता है आर्टिकल 5 नेटो चार्टर का, और जो कि कहता है कि जिसके तहत तमाम नेटो के ममालिक जो हैं इस बात के पाबंद हैं, अमेरिका समेत, बरतानिया समेत, कि वो उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने किसी नेटो रुकन पे की है। तो अब ये इशू जो है ये ज़रा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें देखना दो, एक तो ये कि ये इवेंट्स की तरफ जाते हैं, फिर ये कि जो इब्राहिम रईसी हैं वो तुर्की जा रहे हैं, क्या वो जा रहे हैं या अभी रुकेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि सैयद हसनुल्लाह खिताब क्या होता है, रिस्ट्रेन करते हैं या किसी जंग का या फौरी कार्रवाई, या अभी एक खामोशी इख्तियार, और फिर उसके बाद एक,
और क्या एंथनी ब्लिंकन आते हैं, अमेरिकन स्ट्रेटजी क्या है, बाकी अरब ममालिक दरमियान में जो हैं जिन्होंने अपने अपने मामलात हमास के साथ और हिजबुल्लाह और बाकी तरीक़ों से वो पब्लिकली तो ज़ाहिर है कि कहते हैं कि हम साथ हैं, साथ नहीं है, लेकिन एक तरह से उनका साथ भी देते हैं खामोशी के साथ। तो बात यह है कि ये अब ये जंग किस तरफ जाती है, तेज़ी के साथ फैलती है। पाकिस्तान पे क्या असर आता है कि आपके पड़ोस में हो रहा है सारा मामला, सही, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है और पड़ोस में ये पता नहीं दहशतगर्दी थी, हादसा था, क्या था, इसकी डिटेल्स आएंगी तो बताएंगे जो कुछ ईरान में वो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इससे जंगें फैल रही हैं और इसके असरात जो हैं पाकिस्तान पर भी ये हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही हसनुल्लाह का वो खिताब कर रहे हैं अभी कुछ देर में। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो ये जंगें हैं ना कि फ़ौजें आमने सामने खड़ी हो गई आके और जनाब मतलब मिसाइल किसी ने चला दिया और ये या बॉम्बिंग कर दी किसी जहाज। जो मशरिक़ वस्ता की जो जंग है ना, जो इसका जो माजी है, मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया का जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। हमारा तो मशरिक़ वस्ता बिल्कुल भी नहीं बनता किसी भी अंदाज में, हमारे तो मगरब में सारे ममालिक। बारह मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्रे जोन या हाइब्रिड या इसको आप नॉन काइनेट जो इसको आप जो भी इसको इसमें जो दूसरी कार्रवाइयाँ हैं ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब है कि बम धमाके, लोग अगवा हो गए, ठीक है, किसी जगह पे किसी मतलब जगहों पे हमले हो गए, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे अटैक्स हो गए, और तो और जहाज़ अगवा हो गए। और जहाज़ अगवा क्या, जहाज़ों को गिरा दिया गया। यानी इवन ये जो अभी जब ये यूक्रेन और सीरिया और ये सारी जब जंगें चलती रही हैं, बहुत ज़्यादा हमने ज़ाहिर है कि ख़बरों को उस वक्त इस तरह कवर भी नहीं किया, लेकिन ये उसमें पैसेंजर प्लेन्स के ऊपर मिसाइल गिरते रहे, मतलब वो जो है वो जहाज़ तबाह होते रहे। तो ये बहुत बड़ा इशू, और हाईजैकिंग तो बहुत 70 की दिहाई में। तो ये इशू ये है सारा। देखें, शिपिंग लेन्स पहले ही पूरी दुनिया से मुतासर हो रही, पूरी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो उससे मुतासर ना हो। अगर ये हुतीज़ अपने अटैक्स अगर वो बढ़ाते हैं तो कार्रवाई हुती से खिलाफ हो तो यमन के अंदर जो है वो माहिदा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त वो बहुत ही फ्रेजाइल माहिदा है, बहुत ही यानी नाजुक माहिदा है जो यमन के मुख्तलिफ फैक्शंस के दरमियान हुआ है। और उसमें सबसे जो पहल थी वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने की थी कि अपने आप को विड्रॉ किया था यमन से, कि यमन की पहले वो विड्रॉ हुए, फिर सऊदी अरेबिया हुआ, फिर चाइना दरमियान में आया, बाकी मुल्क आए, सऊदी अरेबिया ईरान के ताल्लुकात जो सारे। अब मसला ये है कि ये जो अच्छा साथ ही ये हो रहा है कि गज़ा से लोगों को कॉन्गो भेज दिया जाए। आज उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये बाकायदा कहा है कि जी हम यहाँ से गज़ा से लोगों को यहाँ से हम भेजेंगे, मुख्तलिफ अफ्रीकन ममालिक भेज देंगे। यहाँ पर ना हमास की हुकूमत होगी ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी की होगी। वो मैंने कल भी जो बात की थी कि बेसिकली वो उसको एक ग्रेटर इसराइल टाइप चीज़ का इशू है। अच्छा, यहाँ पर अब जो भी फैसला होगा आगे का वो मुख्तलिफ जो बड़ी कुव्वतें हैं और वो सारे मिलके करेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे यकीनन अगर सैयद हसन नसरुल्लाह या लेबनान कोई फ़ैसला करता है इस वक्त, तो वो ना सिर्फ ये कि ईरान से बल्कि सीरिया से, अरब ममालिक से, सबसे वो कहीं कोऑर्डिनेशन ज़रूर होगी। हमास की लीडरशिप कहाँ पे है, आगे अमन मुआहिदा है नहीं है, ठीक है, नहीं है तो जंग कहाँ तक जाएगी, रशिया चाइना का क्या रोल होगा, प्रेसिडेंट बाइडन का क्या रोल होगा, वो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन किधर गया, सीरिया क्या अगर इसमें दरमियान में सकिन हो गया तो क्या सिचुएशन होगी। मतलब इसमें फिर सारे ही मुल्क सब ही सकिन होना शुरू हो जाते हैं। इसमें फिर अफ्रीका के मुल्क सकिन हो जाएं। अभी तक नहीं, सोमालिया के जहाज़ किधर गए, उधर से पता चला उधर निकल गए, उधर पता चला सोमालिया की जब सोमाली लैंड आ गया, सोमाली लैंड से उठा के वो इथोपिया ले गए, जो कल मैंने बात की थी कि वो माहिदा बड़े इथोपिया से वो कहीं और निकल गए मगवी जो है। तो ये इशू बड़ा ये ख़राब है। इसमें इसका एक पार्ट होता है कि जी वो आपकी जंग हो रही है, दूसरा जो इसका दूसरी जो साइड है ना वो बड़ी लीथल है। मशरिक़ वस्ता में तो बहुत ही लीथल है। जहाँ पर आपने दाइश जैसी तंजीमों को बनते देखा है, एक वैक्यूम के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें दाइश आ गई,
मतलब दाइश आ गई और वो उधर बोको हराम और इस तरह की जमातें जो हैं और शबाब और ये और वो सारी वहाँ पे सोमालिया में, तो ये फिर वो इंतहा पसंदी की तरफ मजीद कि भाई दुनिया तो नाकाम हो रही है मुज़ाकरात में, तो करेंगे। अच्छा वो फिर और जोर पकड़ दें उनको फ्यूल। इशू ये सारा कि इसको, और वो 22,500 हो गई है तादाद अब शुहदा की, जो गजा में तो बॉम्बिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। सवाल ये है अब वही बात कि ये आने वाले दिनों में 24-27 में हर वाकया पाकिस्तान पे बराह रास्त, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी, आपकी इकॉनमी, आपके जो है वो स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद आपकी पब्लिक आवाम के अंदर बेचैनी, ये सारे इश्यूज हैं। और साथ ही सारे जमहूरियत इलेक्शन सब कुछ है, लेकिन ये सारे इश्यूज लोग जिंदा रहें, सलामत रहें, मतलब है कि उनकी नौकरियां चलती रहें, सारे कोई यहाँ पे टेररिज्म का वाक़या ना पेश आए, कोई हम सकिन ना हो जाए इस तरह की जंगों में। तो ये बड़ा एक ऐसा इशू है कि जिसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और हमारी दुआ है कि ये पूरा ख़ित्ता भी अमन की तरफ जाए और ये जो है ये मामलात आगे इस तरफ से भी, इधर भी सुकून रहे, वहाँ पर वो बांग्लादेश, म्यांमार, उधर पता नहीं क्या वो जंगलों में क्या सिचुएशन, वहाँ पर भी सुकून रहे। क्योंकि मैंने सुना कि वो फैलने शुरू होती है ना चीज़ें, रुकती नहीं है, फिर वो एक से इवेंट जो है ना वो एक दूसरे से, तो ये यहीं पे खुदा करे रुके और ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएँ। जंगों का शुरू होना बड़ा आसान है, उनका ख़ात्मा बड़ा मुश्किल है, और बड़े उसमें फिर नॉन स्टेट एक्टर्स और ये और वो सारा, और ख़ास तौर पे ये अफ्रीका में और यूरोप में और इन जगहों की जो तारीख़ है वेस्ट एशिया की, ये ऐसी है कि इसमें अमन मुआहदे इतनी जल्दी नहीं होते। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों को धन्यवाद के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।